अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम अर्थवर्म में एक्सक्रीशन के बारे में देखेंगे। तो आइए देखते हैं एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म। तो अर्थवर्म में एक्सक्रीशन के बारे में देखने से पहले हम थोड़ा सा देखते हैं कि ये अर्थवर्म कैसा एनिमल है। अर्थवर्म ये कैसा एनिमल है? तो अर्थवर्म ऐसा एनिमल है जो फाइलम एनिलिडा से बिलोंग करता है। इट बिलोंग्स टू फाइलम एनिलिडा। एनिमल का एक फाइलम है एनिलिडा। अर्थवर्म एनिलिडा से बिलोंग करने वाला एनिमल है। आमतौर पर उर्दू ज़बान में इसको कैंचवा भी कहते हैं। ठीक है, आमतौर पर हम इसको कैंचवा भी कहते हैं। तो ये पाया कहाँ पे जाता है? इट इज फाउंड इन सॉइल। सॉइल में पाया जाता है। अब हम इसकी बॉडी देखते हैं कि इसकी बॉडी जो है वो कैसी होती है। तो अर्थवर्म की जो बॉडी है उसकी खास बात ये है कि उसमें छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं। सेगमेंट्स यानी पार्ट्स होते हैं। इसकी बॉडी छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बनी होती है। तो ये इसका हेड है और उसके बाद अगला सेगमेंट शुरू हो जाता है। ठीक है, इसके बाद फिर इस तरह छोटे छोटे सेगमेंट्स बेशुमार इकट्ठे होके इसकी बॉडी बनाते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह अर्थवर्म की जो बॉडी है वो बहुत से छोटे छोटे सेगमेंट्स पर मुश्तमिल होती है। अब ये सेगमेंट्स ना सिर्फ बाहर से नज़र आ रहे होते हैं बल्कि अंदर से भी बिल्कुल एक दूसरे से जुदा होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसकी बॉडी को हम कहते हैं, इसकी जो बॉडी है वो सेगमेंटेड है। सेगमेंटेड का क्या मतलब? यानी छोटे छोटे सेगमेंट्स पर मुश्तमिल होती है, छोटे छोटे पार्ट्स पर मुश्तमिल होती है। ऐसा लगता है जैसे छोटे छोटे बहुत से पार्ट्स हैं जो मिलकर इसकी बॉडी को बना रहे हैं। अब हम आते हैं एक्सक्रीशन की जानिब। अर्थवर्म में एक्सक्रीशन का अमल कैसे होता है? तो अर्थवर्म में एक्सक्रीशन के लिए बाकायदा एक सिस्टम मौजूद है जिसको मेटानेफ्रीडियम कहा जाता है। बाय सिस्टम एक्सक्रीशन एक सिस्टम के जरिए होती है। उस सिस्टम को कहते हैं मेटानेफ्रीडियम। उस सिस्टम को मेटानेफ्रीडियम कहा जाता है। ठीक है, अर्थवर्म में एक्सक्रीशन के लिए एक सिस्टम मौजूद है, उस सिस्टम को मेटानेफ्रीडियम कहते हैं। तो ये जो मेटानेफ्रीडियम है ये कैसा सिस्टम? इट कंसिस्ट ऑफ कन्वोलूटेड ट्यूब्यूल्स। छोटी ट्यूब को ट्यूब्यूल कहते हैं। तो इसमें छोटी छोटी सिस्टम के अंदर छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स होती हैं जो बलदार होती हैं। कन्वोलूटेड का मतलब है बलदार, इसमें बल हो। तो इसके इस सिस्टम के अंदर छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं जो बलदार होती हैं। वो ट्यूब्स कैसी होती हैं उसको हम देखते हैं। ये अर्थवर्म का हेड, उसके बाद इसका ये पहला सेगमेंट, ये नेक्स्ट सेगमेंट एंड सो ऑन। अब इन सेगमेंट्स के अंदर छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स होती हैं। वो ट्यूब्यूल जो हैं उनको अगर हम देखें तो एक ट्यूब एक सेगमेंट के अंदर ओपन होती है, यहाँ से शुरू होती है और चलते चलते दूसरे सेगमेंट के अंदर चली जाती है। वहाँ पर वो
बलदार होना शुरू हो जाती है, बल खाना शुरू हो जाती है ऐसे, तो वहाँ पर वो बल खाना शुरू हो जाती है। काफ़ी बल खाने के बाद यहाँ पर हमने सानी खातर चांदिक बल दिखाए हैं। काफ़ी बलदार होने के बाद ये ट्यूब आखिर बॉडी से बाहर ओपन हो जाती है। ठीक है, तो ये जो इसकी ओपनिंग है इस ट्यूब की, इसको कहते हैं नेफ्रोस्टोम। इसके ऊपर छोटी छोटी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है जिन्हें सीलिया कहा जाता है। और ये जो दूसरी ओपनिंग है जो बॉडी से बाहर हो रही है, जो बॉडी से बाहर ओपन हो रही है, इससे कहते हैं नेफ्रिडियोपोर। ठीक है, अब इसी सेगमेंट के अंदर, ठीक है, इसी सेगमेंट के अंदर एक दूसरी ट्यूब स्टार्ट होती है। ठीक है, एक दूसरी ट्यूब जो है उसकी नेफ्रोस्टोम यहाँ स्टार्ट होती है और फिर दूसरे सेगमेंट में जाकर वो बल खाना शुरू हो जाती है और इसी तरह बॉडी से बाहर ओपन हो जाती है। फिर इसी से इस सेगमेंट में, नेक्स्ट सेगमेंट में भी इसी तरह होगा। एक और ट्यूब यहाँ से स्टार्ट होगी और अगले सेगमेंट में जाकर इसी तरह बल खाना शुरू हो जाएगी और फिर बॉडी से बाहर ओपन, और इस तरह हर सेगमेंट के अंदर यही सूरत हाल है। तो इस तरह ओवरऑल अगर हम देखें तो एक सेगमेंट के अंदर 2 ट्यूब्यूल्स हैं। देखिए यानी यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि ए पेयर ऑफ मेटानेफ्रिडिया इज प्रेजेंट इन ईच सेगमेंट। हर सेगमेंट के अंदर मेटानेफ्रिडिया का एक पेयर मौजूद है। ये देखें, ये सेगमेंट के अंदर एक ही है और ये अगली स्टार्ट हो रही है। तो इस तरह ओवरऑल एक सेगमेंट के अंदर मेटानेफ्रिडिया का एक पेयर मौजूद होता है। ये था इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सिस्टम काम कैसे करता है, यानी इसकी जो फंक्शनिंग है वो कैसे होती है। तो इसकी अगर हम फंक्शनिंग को देखें तो हर सेगमेंट के अंदर एक फ्लूइड सा मौजूद होता है। ठीक है, हर सेगमेंट के अंदर एक फ्लूइड सा मौजूद होता है। यहाँ पर इस फ्लूइड को कहते हैं सीलोमिक फ्लूइड। ये जो फ्लूइड यहाँ पर मौजूद है, इस फ्लूइड को कहते हैं सीलोमिक फ्लूइड। हर सेगमेंट के अंदर इस तरह सीलोमिक फ्लूइड मौजूद है ऐसे। तो ये जो नेफ्रोस्टोम है इसके इर्द गिर्द सीलिया मौजूद है। ये सीलिया मूव करते हैं तो इनकी मूवमेंट से ये सीलोमिक फ्लूइड इस ट्यूब्यूल के अंदर दाखिल हो जाता है। अब सीलोमिक फ्लूइड के अंदर एक्सक्रीटरी वेस्ट भी मौजूद हैं और मुफीद चीज़ें, यूज़फुल चीज़ें भी मौजूद हैं जैसे साल्स वगैरह। तो जब ये फ्लूइड इस ट्यूब के अंदर आता है तो जो इस फ्लूइड के अंदर मुफीद चीज़ें हैं उनको यहाँ पर जज़ब कर लिया जाता है। ठीक है, उनको यहाँ पर जज़ब कर लिया जाता है और जज़ब करने के बाद उन मुफीद चीज़ों को ब्लड के अंदर डाल दिया जाता है। इस मकसद के लिए ये जो ट्यूब्यूल हैं इनके इर्द गिर्द ब्लड कैपिलरीज का एक नेटवर्क मौजूद है। ठीक है, इनके इर्द गिर्द ब्लड कैपिलरीज का इस तरह एक नेटवर्क सा मौजूद होता है जो यहाँ पर खून की नाली इनके इर्द गिर्द एक नेटवर्क शक्ल में मौजूद होती है। तो यहाँ से मुफीद चीज़ें निकल के ब्लड के अंदर चली जाती हैं और पीछे नाइट्रोजनस वेस्ट रह जाते हैं, वो यूरिन की शक्ल में इस ओपनिंग के ज़रिए, जिसको हम नेफ्रिडियोपोर कहते हैं, बॉडी से बाहर चले जाते हैं। तो ये है इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम और इसकी फंक्शनिंग। ठीक है, फंक्शनिंग को हम दोबारा देख लेते हैं। हर सेगमेंट के अंदर सीलोमिक फ्लूइड मौजूद है। सीलोमिक फ्लूइड के अंदर एक्सक्रीटरी वेस्ट मौजूद होते हैं। जब सीलिया मूव करते हैं तो नेफ्रोस्टोम के ज़रिए सीलोमिक फ्लूइड
इन ट्यूब्यूल के अंदर दाखिल हो जाता है। ठीक है, अब स्लोमिक फ्लूइड के अंदर जो मुफीद चीज़ें हैं उनको जज़ब करके ब्लड की जो कैपिलरीज इर्द गिर्द मौजूद है उनके अंदर डाल दिया जाता है, और जो वेस्ट मटेरियल है वो यूरिन की शक्ल में इस ओपनिंग के जरिए, जिसको नेफ्रीडियोपोर कहते हैं, बॉडी से आउट यानी बाहर चला जाता है। तो ये था एक्सक्रीटरी सिस्टम इन आर्थवन। अब हम देखते हैं एक्सक्रीशन इन कॉकरोच। ठीक है, आर्थवन के बाद एक्सक्रीशन इन कॉकरोच। तो कॉकरोच जो है कैसा एनिमल है? It belongs to phylum Arthropoda। एनिमल का एक फाइलम है आर्थ्रोपोडा। कॉकरोच इस फाइलम से बिलोंग करता है। जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, हशरातुलर्स जिनको कहा जाता है उर्दू में, उन सब को इस फाइलम के अंदर रखा गया, आर्थ्रोपोडा के अंदर। ठीक है, तो 6 टांगों वाले जो कीड़े मकोड़े हैं उन्हें हम कहते हैं इंसेक्ट्स। तो कॉकरोच जो है ये इंसेक्ट है, इट इज़ एन इंसेक्ट, यानी ऐसा आर्थ्रोपोड है जिसमें 6 टांगें होती हैं। ठीक है, तो इसलिए ऐसे आर्थ्रोपोड को इंसेक्ट्स कहा जाता है। तो कॉकरोच जो है ये एक इंसेक्ट है। अब इसकी बॉडी कैसे होती है? तो कॉकरोच आपने देखा होगा, इसको लाल बेग भी कहते हैं। इसकी जो बॉडी है इसमें हेड और इसका जो छाती वाला रीजन है ये इकट्ठा होता है, और उसके बाद इसमें इस तरह की इसकी बॉडी है। अब हम आते हैं एक्सक्रीशन की तरफ। कॉकरोच में एक्सक्रीशन कैसे होती है? तो एक्सक्रीशन के लिए कॉकरोच के अंदर छोटी छोटी ट्यूब्स हैं जिनको मालपिगियन ट्यूब्यूल्स कहा जाता है। बाई मालपिगियन ट्यूब्यूल्स, छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स हैं जिनको मालपिगियन ट्यूब्यूल्स कहा जाता है। अब ये जो ट्यूब्यूल्स हैं ये क्या करती हैं, उनकी फंक्शनिंग कैसे होती है? तो कॉकरोच की बॉडी में कैविटीज़ होती हैं। ठीक है, खाली जगह होती हैं, खाली स्पेसेस होती हैं। बहुत सारी जगहों पे बॉडी के अंदर चैम्बर से बने होते हैं इस तरह, और इनके अंदर फ्लूइड मौजूद होता है जिसे हीमोलिम्फ कहा जाता है। क्योंकि ये जो चैम्बर से हैं इनके अंदर एक फ्लूइड मौजूद होता है जिसे कहते हैं हीमोलिम्फ। इस फ्लूइड को हीमोलिम्फ कहते हैं। ठीक है, कॉकरोच की बॉडी के अंदर छोटी छोटी कैविटीज़ होती हैं, उन कैविटीज़ के अंदर एक फ्लूइड मौजूद होता है जिसे हीमोलिम्फ कहते हैं। तो ये मालपिगियन ट्यूब्यूल क्या करती हैं? ये हीमोलिम्फ में से नाइट्रोजनस वेस्ट को कलेक्ट करती हैं। ये फंक्शनिंग है, दीज ट्यूब्यूल्स कलेक्ट नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम हीमोलिम्फ। ये हीमोलिम्फ में से नाइट्रोजनस वेस्ट, दूसरे वर्ड में हम इसको ज़्यादा प्रॉपर तरीके से बयान करें तो एक्सक्रीटरी वेस्ट का वर्ड भी यूज़ किया जा सकता है। तो ये जो मालपिगियन ट्यूब्यूल्स हैं ये एक्सक्रीटरी वेस्ट को हीमोलिम्फ में से कलेक्ट करती हैं, और कलेक्ट करने के बाद फिर इनको बॉडी से बाहर निकाला जाता है। अब बॉडी से बाहर कैसे निकाला जाता है इन वेस्ट को, और ये ट्यूब्यूल जो हैं ये कहाँ मौजूद होती हैं? तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें इस कॉकरोच का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, निज़ाम इंहज़ाम, उसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो वो हम देखते हैं।
काकरोच का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कुछ इस तरह से होता है। इसका माउथ, ठीक है, उसके बाद एक बड़ी सी इस तरह थैली है, ये माउथ है इसका, और इसके बाद एक बड़ी सी थैली, फिर यहाँ पर एक छोटी सी थैली है, ठीक है। अब ये वाला जो हिस्सा है माउथ और उसके बाद ये जो अगली थैली सी है, इतना हिस्सा, इसको कहते हैं फोरगट, और उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं मिड गट, और उसके बाद इसका जो तीसरा पार्ट है, इस तीसरा और लास्ट पार्ट, वो कुछ इस तरह है, क्योंकि ये इसका तीसरा और लास्ट पार्ट। तो ये जो तीसरा और लास्ट पार्ट है ये वाला, इसको कहते हैं हाइंड गट। तो इस तरह ये जो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है काकरोच का, ये कुछ इस तरह इसके 3 पार्ट्स हैं। अब जहाँ पर मिड गट और हाइंड गट ये आपस में जुड़ रही हैं, ठीक है, यहाँ पर इस जगह पे मिड गट और हाइंड गट जहाँ पर एक दूसरे जुड़ रही हैं, इस जगह पर यहाँ पर छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं ऐसे बहुत सी। इन ट्यूब्स को कहते हैं मालपिगियन ट्यूब्यूल्स। ये हैं मालपिगियन ट्यूब्यूल्स। दीज आर, ये जो ट्यूब्स हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ जुड़ी हुई हैं, इनको हम कहते हैं मालपिगियन ट्यूब्यूल्स। इन ट्यूब्यूल्स को मालपिगियन ट्यूब्यूल्स कहा जाता है। तो ये ट्यूब्स फिर कहाँ पे मौजूद है? These are associated। एसोसिएटेड का मतलब होता है जुड़ी होना। These are associated with digestive system। ये जो ट्यूब्यूल्स हैं ये डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ जुड़ी हुई हैं, अटैच। अब ये ट्यूब्यूल क्या करती हैं? ये हीमोलिम्फ में से नाइट्रोजनस वेस्ट को कलेक्ट करती हैं, और कलेक्ट करने के बाद ये जो हाइंड गट है इसके अंदर डाल देती हैं। वहाँ से ये होते हुए ये वेस्ट जो है, इस ये जो थैली सी बनी हुई है इसको रेक्टम कहते हैं। हाइंड गट की ये जो थैली सी है इसको रेक्टम कहते हैं। तो वो वेस्ट मटेरियल जो है फिर रेक्टम के अंदर इकट्ठे होते रहते हैं, स्टोर होते रहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर खुराक डाइजेस्ट होती है, ठीक है। ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम आपको नज़र आ रहा है इसके अंदर खुराक डाइजेस्ट होती है, और कुछ खुराक का हिस्सा ऐसा होता है जो डाइजेस्ट नहीं हो सकता, तो वो खुराक भी फिर इधर स्टोर हो जाती है मिला कर आकर, ठीक है। वो खुराक जो डाइजेस्ट नहीं हो पाती वो भी यहाँ पर आकर स्टोर होती रहती है। तो ऐसी अनडाइजेस्टेड खुराक को, वेस्ट मटेरियल को जो निज़ाम इन्हज़ाम के दौरान प्रोड्यूस होता है उसको हम कहते हैं फीसेस, ठीक है। तो यहाँ पर फीसेस भी स्टोर हो रहे होते हैं, फीसेस। और इसके साथ साथ यहाँ पर एक और चीज़ भी स्टोर हो रही होती है, वो क्या है? एक्सक्रीटरी वेस्ट। एक्सक्रीटरी वेस्ट वो भी यहाँ पर इकट्ठे हो रहे होते हैं। तो जब ये रेक्टम भर जाती है वेस्ट मटेरियल से, तो यहाँ से ये जो ओपनिंग है इसके ज़रिए ये फिर वेस्ट मटेरियल जितने भी यहाँ पे इकट्ठे हुए ये बॉडी से बाहर चले जाते हैं। तो इस तरह इनमें काकरोच में एक्सक्रीशन का अमल होता है, ठीक है। तो इस तरह एक तरह से जो इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम है काकरोच का, वो डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है। दोनों अलग-अलग सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम अलग सिस्टम है और एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है ये एक अलग सिस्टम है। दोनों एक दूसरे साथ जुड़े हुए हैं। ये सिर्फ इन एनिमल्स में, ठीक है। बाकी जो एनिमल्स उनमें ऐसा नहीं है।
इंसेक्ट्स के अंदर ये एक खासियत है कि उनका जो एसिडिटी सिस्टम है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है, और दोनों सिस्टम की वेस्ट जो है इस ओपनिंग के ज़रिए, जिसको एनस कहा जाता है, बॉडी से बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो ये जो इनकी ओपनिंग है इसको कहा जाता है एनस। इस ओपनिंग के ज़रिए वेस्ट मटीरियल बॉडी से बाहर चला जाता है। तो ये था कॉकरोच का एसिडिटी सिस्टम। ठीक है, अब आपकी बुक में कॉकरोच के बजाय जो तस्वीर बनी हुई है वो ग्रास हापर की है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना, ग्रास हापर भी इंसेक्ट है, और जितने भी इंसेक्ट्स हैं उनका एसिडिटी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम मिलता जुलता है, एक जैसे ही है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। ठीक है, एक ही ग्रुप है इंसेक्ट। तो वहाँ पर आपकी बुक में कॉकरोच के बजाय आप ग्रास हापर की पिक्चर लगाई हुई है। तो ये था कॉकरोच में एक्सक्रीशन के बारे में। उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ आई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम फिर वर्टिब्रेट्स में एक्सक्रीशन के बारे में बात करेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।